Good morning, dear students. Today we will start chapter 1 of chemistry, that is some basic concepts of chemistry. Okay, now chemistry is a new subject for all of you. केमिस्ट्री आप लोगों के लिए अभी नया सब्जेक्ट है जिसमें आप अलग से पूरी चीज़ें पढ़ोगे. अभी तक तो साइंस में सारा कुछ इंक्लूड रहता था. ओके, केमिस्ट्री, व्हाट डू यू मीन बाय केमिस्ट्री? केमिस्ट्री मतलब होता क्या है? केमिस्ट्री इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ मैटर. अभी तक आपने मैटर के बारे में पढ़ा था कि मैटर वो होता है जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, जिसमें मास रहता है. लेकिन अभी आपने ये नहीं पढ़ा था कि इसमें स्ट्रक्चर कैसा होता है, अंदर से क्या क्या चीज़ें होती हैं. तो उसके बारे में जब अपन स्टडी करते हैं तो वो कहलाती है केमिस्ट्री. या फिर किसी भी चीज़ की केमिकल कंपोजिशन की स्टडी करना. केमिकल कंपोजिशन यानी कौन कौन से केमिकल से बना हुआ है. जैसे अपन दवाई लेते हैं, शुगर, कोई भी सिरप लेते हैं, कफ सिरप या कोई भी, अपन को तो वो लिक्विड जैसा ही दिखता है, लेकिन उसके अंदर कोई ना कोई केमिकल्स तो मिक्स है जिससे अपनी सर्दी जुकाम खांसी सब ठीक हो जाता है. तो उस ब्रांच को जिसमें अपन सारे केमिकल कंपोजिशंस के बारे में स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं केमिस्ट्री. ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज़ द मैटर. इसमें अपन ने पढ़ा कि स्ट्रक्चर ऑफ मैटर का स्टडी करते हैं. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय मैटर? मैटर इज़ दैट विच हैज़ वेट एंड ऑक्यूपाई स्पेस. जिसको रखने में जगह चाहिए पड़ती है और जिसमें वजन होता है उसको अपन मैटर कहते हैं. नाउ हाउ यू कैन से दैट एयर इज़ अ मैटर? एयर भी मैटर होती है, लेकिन अपन उसको कैसे बोल सकते हैं? क्योंकि एयर तो अपन को स्पेस ऑक्यूपाई करती है, वो वेट तो दिखता नहीं है एयर में, लेकिन एयर स्पेस ऑक्यूपाई करती है. कैसे स्पेस ऑक्यूपाई करती है कि जब उसको अपन बैलून के अंदर भरते हैं तो वो बैलून फूल जाता है, छोटा सा बैलून, यानी कुछ स्पेस उसके अंदर फिल अप कर ली. किसने जगह भर ली उसकी? एयर ने. तो अपन बोल सकते हैं एयर इज़ अ मैटर. नाउ मैटर इज़ ऑफ टू टाइप्स. मैटर दो तरीके के होते हैं. एक तो होता है प्योर सब्सटेंस, एक होता है मिक्सचर. ओके, प्योर सब्सटेंस मीन्स जो एकदम प्योर हो, जिसमें कोई भी मिलावट नहीं हो, और मिक्सचर मतलब जिसमें इनडेफिनिट कंपोजिशन होती है, उसको बोलते हैं अपन मिक्सचर. नाउ प्योर सब्सटेंसेस आर ऑफ टू टाइप्स, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड. एलिमेंट्स वो होते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म होते हैं जिसको अपन और सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते, या फिर अपन ये कह सकते हैं सेम टाइप्स ऑफ मैटर के फॉर्मेशन होता है. जैसे हाइड्रोजन है, H2 मॉलिक्यूल है, वो सेम हाइड्रोजन से ही मिलके बन रहा है, तो वो क्या कहला जाएगा? एलिमेंट्स कहला जाएगा. ठीक है. ऑक्सीजन है, ये है सोडियम, आयरन, दीज आर ऑल एलिमेंट्स. नाउ कंपाउंड किसे बोलते हैं? कंपाउंड जब दो चीज़ों का मिक्सचर होता है, दो चीज़ आपस में मिलते हैं लेकिन उनकी कंपोजिशन फिक्स होती है, वो कंपाउंड बोलते हैं. मिक्सचर दो तरीके के होते हैं, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस. ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज एलिमेंट्स. एलिमेंट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर विच कांट बी कन्वर्टेड इनटू सिंपल फॉर्म. एलिमेंट वो सिंपलेस्ट फॉर्म होता है जिसको अपन और ज़्यादा और सिंपल फॉर्म में उसको नहीं कन्वर्ट कर सकते. जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को अपन और सिंपल में नहीं कन्वर्ट कर सकते. ऑक्सीजन को अपन और सिंपल में किस में तोड़ोगे? ऑक्सीजन तो खुद ही एक एलिमेंट है, गैस है. ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक इज कंपाउंड. कंपाउंड किसे बोलते हैं? जब दो एलिमेंट्स फिक्स्ड रेशियो में मिलते हैं. याद रखना, फिक्स रेशियो में जब मिलते हैं, फिक्स रेशियो यानी उनकी कंपोजिशन हमेशा सेम रहती है, उसको बोलते हैं कंपाउंड. लाइक वाटर. वाटर किस चीज़ के मिलके बना है? हाइड्रोजन. हाइड्रोजन कितने रहते हैं मॉलिक्यूल्स? 2. और ऑक्सीजन कितना रहता है? सिंगल. अगर अपन 3 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का ले लेंगे, 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का ले लेंगे, तो वो कंपाउंड नहीं होगा ना, तो वो वाटर का फॉर्मेशन करेगा. वाटर का हमेशा रेशियो फिक्स है H2O. एंड कार्बन डाइऑक्साइड, रेशियो ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना है? कार्बन कितना है? 1 है. ऑक्सीजन कितना है? O2, 2 है. तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा? 1:2. एंड प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम देयर कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स. कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी हमेशा एलिमेंट से डिफरेंट रहती है. जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों गैस हैं, लेकिन जब उसको H2O का फॉर्मेशन होता है, वाटर का फॉर्मेशन होता है, तो लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाती है. हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों की अलग अलग वो रहती है, और लेकिन वाटर की अलग प्रॉपर्टी रहती है. नाउ नेक्स्ट वन इज मिक्सचर. मिक्सचर मीन्स 2 और मोर देन 2 सब्सटेंसेस. कोई भी 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस मिक्स होते हैं, उसमें इनडेफिनिट रेशियो रहता है. रिमेंबर वन थिंग, इन कंपाउंड रेशियो इज फिक्स्ड एंड इन मिक्सचर रेशियो इज नॉट फिक्स्ड, इट इज इनडेफिनिट रेशियो. दैट इज द मिक्सचर.
लाइक सॉल्यूशन ऑफ NaCl इन वाटर। NaCl इन वाटर मीन्स क्या होता है? सॉल्ट। जब अपन पानी में सॉल्ट डालते हैं, नमक डालते हैं या शक्कर डालते हैं या सैंड डालते हैं तो उसको बोलते हैं मिक्सचर। मिक्सचर दो तरीके के होते हैं, एक होता है होमोजीनियस एंड नेक्स्ट वन इज हेट्रोजीनियस। होमो मीन्स होता है सेम, तो मिक्सचर जिसमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन, सेम कंपोजिशन रहती है थ्रू आउट इज कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर। जिसमें सेम कंपोजिशन रहती है उसको बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। जिसमें कंपोजिशन सेम नहीं रहती है उसको बोलते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। और या तो अपन क्या कह सकते हैं, जिसमें अलग अलग नहीं दिखे, जैसे अपन ने शक्कर को पानी में घोला या नमक को अपन ने पानी में घोल लिया, उसका पानी का टेस्ट चेंज हो जाएगा, लेकिन नमक और शक्कर अलग अलग नहीं दिखते अपन को कि उसमें नमक अलग दिख रहा है, पानी अलग दिख रहा है, तो वो हो जाता है होमोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर किसे बोलते हैं? जब सैंड और वाटर को, सैंड और वाटर मतलब क्या होता है? रेत को अपन पानी में डाल रहे हैं तो रेत नीचे सेटल हो जाती है, वो पानी में पूरी तरह घुलती नहीं है, तो उसमें अपन को अलग अलग कंपोजिशन दिख रहा है कि हाँ क्या क्या चीज़ें अपन ने उसमें डाली हैं, वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। होमोजीनियस मिक्सचर में अपन को कंटेंट्स अलग नहीं कर सकते कि अपन ने शक्कर और पानी डाल दिया, अपन शक्कर अलग कर लें, पानी अलग कर लें, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। बट इन हेट्रोजीनियस मिक्सचर वी कैन सेपरेट द सैंड एंड वाटर। सैंड और वाटर को अपन अलग अलग अगर अपन ने छान दिया उसको तो सैंड अलग हो जाएगा, वाटर अलग हो जाएगा, तो ये कहलाता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन मतलब होता है, मैंने बताया तो जुड़ना, कि जब भी दो केमिकल्स आपस में जुड़ते हैं तो उसमें कोई ना कोई लॉ फॉलो करते हैं। लॉ यानी होता है नियम। हर एक चीज़ जुड़ने की या टूटने का कोई ना कोई नियम होता है, ठीक है। इस फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्वेशन ऑफ मास में क्या होता है, इसमें बताया था कि मैटर कैन नीदर बी डिस्ट्रॉयड नॉर क्रिएटेड। ना तो अपन मैटर को बना सकते हैं, ना तो अपन उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बस उसको एक फॉर्म में से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। या फिर उसमें बताया कि टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट। जो भी रिएक्टेंट, अगर सपोज अपन ने 5 ग्राम रिएक्टेंट लिया है तो अगर प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है तो वो भी 5 ग्राम ही होना चाहिए। ये था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि टोटल वेट रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का सेम होना चाहिए। इसको सबसे पहले लोमनसॉफ और लेवोशियर ने दिया था। ओके, सो व्हाट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर, कि टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द रिएक्शन इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट मतलब जानते होगे। रिएक्टेंट मतलब क्या होता है, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, जो दो चीज़ आपस में जुड़ती हैं उनको रिएक्टेंट बोलते हैं, और जो फॉर्म होता है उसको प्रोडक्ट बोलते हैं। प्रोडक्ट यानी उत्पाद। फॉर एग्जाम्पल, लाइक यू कैन सी हियर, दिस इज अ फ्लास्क। ओके, फ्लास्क इज कवर्ड विद अ रबर कॉर्क। रबर कॉर्क यानी रबर का एक ढक्कन लगा दिया इसमें, जिसमें एयर बाहर नहीं निकल पाए। इसमें सैंड डाली और फॉस्फोरस के कुछ टुकड़े डाल दिए, फिर इसका वेट किया। ओके, सपोज इसका वेट आया 10 ग्राम। फिर इनने क्या किया, इस फॉस्फोरस को हीट अप किया, नीचे से हीट किया। सैंड क्यों डाली, जिसमें कांच का बर्तन है ये टूटे नहीं। इसमें फिर हीट किया, हीट करने से क्या हुआ, फॉस्फोरस वेपर्स बन के ऊपर गए। ये फॉस्फोरस वेपर्स, फिर उनने फिर से जब वेपर्स फॉर्म में चेंज हो गए तो उनने क्या लिखा, उसमें फिर से वेट किया, तो उनने वेट करके क्या बताया कि इसका वेट 10 ग्राम ही है। ओके, तो इनने बोला कि नहीं, मेरा जो नियम है, मेरा जो लॉ है वो सही है, कि रिएक्टेंट का वजन और प्रोडक्ट का वजन। रिएक्टेंट क्या था, पहले फॉस्फोरस अकेला अपन ने लिया था, दैट वाज द रिएक्टेंट। फिर प्रोडक्ट में क्या बना, ये वेपर्स जो फॉर्मेशन हो गए वो प्रोडक्ट में बने। तो उन्होंने बोला कि नहीं, दोनों का वेट सेम है, दैट मीन्स द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज करेक्ट। आफ्टर दैट लैंडोल्फ परफॉर्म द सेम एक्सपेरिमेंट। उनने क्या किया, एक एच शेप्ड ट्यूब ले ली, लाइक यू कैन सी इन द फिगर, एच शेप्ड की एक ट्यूब ले ली। एक तरफ सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन भरा, एक तरफ पोटेशियम क्लोराइड सॉल्यूशन भरा, फिर उसको वेट किया। ओके, फिर उसके बाद उसने इसको ट्यूब को शेक किया। शेक करने से क्या होता है कि सिल्वर नाइट्रेट पोटेशियम क्लोराइड के साथ मिक्स हो जाता है और पोटेशियम क्लोराइड सिल्वर नाइट्रेट के साथ मिक्स हो जाता है।
इसकी वजह से क्या होता है, मिक्स होने की वजह से दोनों का वेट क्या रहता है, सेम रहता है। रिएक्टेंट यानी जब अलग अलग थे तब का और बाद में जब ये बने तब दोनों का वेट सेम था। तो उन्होंने बोला दिस लॉ इज करेक्ट। बट दिस लॉ डज नॉट फॉलो द आइंस्टाइन इक्वेशन। आइंस्टाइन ने क्या बोला था कि जब भी कोई चीज़ रिएक्ट होती है तो उसमें कुछ एनर्जी रिलीज होती है, मास इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। लाइक अपन भी अगर कोई काम करके आते हैं तो अपनी भी थोड़ी एनर्जी, अपन दौड़ के आ रहे हैं सपोज, सीढ़ी चढ़ के ही आ रहे हैं तो अपनी भी एनर्जी रिलीज होती है। उनने बोला कि ये इक्वेशन, कि ये जो लॉ है ये इसके लिए तो सही है कि अगर कवर्ड में आप करवा रहे हो, बंद है, इसमें कोई भी एक्सचेंज नहीं है हीट सराउंडिंग के साथ, लेकिन अगर जब सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज होगी तो उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे। सो दिस लॉ वाज नॉट करेक्ट एंड वी यूज दिस लॉ इन बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन। इसको किस लॉ में, इस लॉ को किस में यूज करते हैं, बैलेंस करने में केमिकल रिएक्शंस को। लाइक यू हैव लर्न इन द लास्ट ईयर आपने पढ़ा होगा कि बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन आज के फर्स्ट चैप्टर में थी। ओके, दिस लॉ फॉलो द लॉ ऑफ केमिकल। सेकेंड वन इज द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन और फिक्स्ड प्रोपोर्शन। कांस्टेंट या फिक्स्ड प्रोपोर्शन में क्या बताया था कि केमिकल कंपाउंड ऑब्टेन फ्रॉम एनी सोर्स, केमिकल कंपाउंड किसी भी सोर्स से बना हो उसकी कंपोजिशन हमेशा सेम रहती है। उनने इसका एग्जाम्पल क्या बताया था कि अगर वाटर है, वाटर कहीं का भी हो, चाहे वो रिवर का हो, चाहे वो नदी का हो, तालाब का हो, कुएं का हो, नल का हो, कहीं का भी वाटर हो, वाटर की हमेशा कंपोजिशन H2O रहेगी, चाहे वो किसी भी सोर्स से ऑब्टेन्ड हो। लाइक कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड की कंपोजिशन हमेशा क्या रहती है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड अपन एक्सेल कर रहे हो, चाहे वो एनिमल्स एक्सेल मतलब सांस लेने में बाहर छोड़ते हैं अपन कार्बन डाइऑक्साइड, चाहे वो अपन निकाल रहे हो, चाहे एनिमल्स निकाल रहे हो, चाहे वो प्लांट्स एब्जॉर्ब कर रहे हो, कोई भी प्रोसेस में हो उसकी कंपोजिशन हमेशा सेम रहेगी, CO2 ही रहेगी। नाउ नेक्स्ट वन इज द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन वॉज गिवन बाय जॉन डाल्टन। किसने दिया था ये लॉ, जॉन डाल्टन ने। उनने क्या बताया, व्हेन 2 एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म 2 और मोर सब्सटेंस, जब भी कोई 2 एलिमेंट मिलके एक से ज़्यादा कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, देन वेट ऑफ 1 एलिमेंट विच कंबाइंस विद द सेम ऑफ अदर आर ऑलवेज इन अ फिक्स्ड रेशियो। तो एक वेट जो अपन कंबाइन कर रहे हैं, जैसे कार्बन है ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करती है, ठीक है, तो CO भी होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड का होता है, CO2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का होता है, CO3 होता है, कार्बोनेट का होता है। तो फिक्स्ड रेशियो किसका है, कार्बन का है। लेकिन ऑक्सीजन हमेशा किस रेशियो में है, 1, 2, 3। तो ये क्या होता है, सिंपल, एक एलिमेंट का रेशियो फिक्स रहेगा और दूसरे का सिंपल होल नंबर रेशियो में रहेगा। Now next topic is Gay-Lussac law of gaseous volume. It was given by Gay-Lussac. Gay-Lussac ने किसका फॉर्मेशन बताया था, मेनली गैसेस का बताया था। उनने बताया कि जब भी 2 गैसेस आपस में कंबाइन करके कोई भी तीसरा कोई भी प्रोडक्ट फॉर्मेशन करती हैं तो उनका रेशियो हमेशा फिक्स रहता है। जैसे H2 है, ओके, 1 वॉल्यूम H2 है, 1 वॉल्यूम क्लोरीन है, तो 1 + 1 कितना हो गया, 2। तो 2 molecules of HCl is formed. Like you can see here in the last reaction, 2 molecules of nitrogen are there and 3 molecules of hydrogen are there. So how many molecules will be formed? 2 molecules. N एक है, H2 और उसके मिला के कितने molecules वॉल्यूम बन गए, 2. Okay. Now next one is the Avogadro law. Avogadro law was given by Avogadro. Avogadro ने क्या बताया था कि at constant temperature and pressure, अगर प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर मीन्स होता है ताप, प्रेशर मीन्स होता है दाब, अगर दाब और ताप दोनों स्थिर हैं तो सेम वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट गैसेस हैव इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। सेम वॉल्यूम अगर गैस की है तो उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमेशा सेम रहेंगे। इसके लिए इन्हें 1 लीटर नाइट्रोजन लिया एंड आर प्रेजेंट एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। 4 फ्लास्क लिए, उसमें 1 लीटर नाइट्रोजन लिया, इसमें अमोनिया लिया, कार्बन डाइऑक्साइड लिया, हाइड्रोजन लिया, टेम्परेचर और प्रेशर फिक्स कर दिया। उसमें उनने क्या देखा कि सबका रेशियो, जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स थे सबका रेशियो सेम था। नेक्स्ट टॉपिक इज डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में एटम्स के बारे में बताया था।
एटम्स के बारे में आपको मालूम है 16th सेंचुरी में सबसे पहले कनाड ने बताया था। कनाड ने उनका नाम क्या दिया था? कण। कण मीन्स क्या होता है कि सारे सब्सटेंस कोई भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलके बने, छोटी से छोटी वो चीज़, सूक्ष्म चीज़ से मिलके बने, जिसको अपन कण बोलते हैं। उस कण को क्या बोलते हैं? इंग्लिश में एटम। ओके, फिर उसके बाद डाल्टन ने इसके बारे में और डिस्क्रिप्शन बताया। तो उसने एक थ्योरी दी थी, थ्योरी यानी एटम्स के बारे में पूरा उसने डिस्क्राइब किया था। उन्हें सबसे पहले क्या बताया कि मैटर इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल इनडिविजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। कोई भी मैटर मैंने बता चुकी हूँ मैटर किसे बोलते हैं। ओके, तो मैटर सबसे छोटी चीज़ जिसको अपन डिवाइड नहीं कर सकते, इनडिविजिबल मीन्स जिसको अपन तोड़ नहीं सकते, उससे मिलके बनता है, उसको बोलते हैं एटम। इसका वर्ड होता है ए मीन्स अ टर्म मीन्स दैट कैन नॉट बी कट, मीन्स जिसको अपन और ज़्यादा डिवाइड नहीं कर सकते। दूसरा इनने क्या बताया था? एटम्स ऑफ सेम सब्सटेंस आर सेम इन शेप, साइज, मास एंड प्रॉपर्टीज। या अगर सेम सब्सटेंस है, एटम कोई भी सेम चीज़ का है, लाइक प्लास्टिक का एटम है, कोई भी प्लास्टिक की अपन चीज़ ले लो, उसका अपन टच करेंगे, शेप साइज उसका सेम रहेगा। ओके, और अगर अपन ने लकड़ी की कोई चीज़ ले ली तो लकड़ी का अलग हो जाएगा। प्लास्टिक और लकड़ी दोनों में डिफरेंस होता है। उनने बताया एटम्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस आर डिफरेंट इन शेप एंड साइज। सेम सब्सटेंस के सेम एटम्स होंगे और डिफरेंट सब्सटेंसेस के डिफरेंट होंगे। ओके, और उनने बताया एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच टेक पार्ट इन द रिएक्शन। एटम सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जो कि केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। वी कैन नॉट सी द एटम्स बाय अवर नेकेड आइज। अपन खुली आंखों से एटम नहीं देख सकते, जैसे अपन अपनी बॉडी के सेल नहीं देख सकते ना खुली आंखों से, उसके लिए अपन को माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे ही अपन एटम्स भी खुली आंखों से नहीं देख सकते। वो इतना स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जिसको अपन नहीं देख पाते, जिसको देख नहीं पाते, उसको अपन डिवाइड भी नहीं कर पाते। ओके, सो इट इज़ द इंडिविजिबल पार्टिकल। सो व्हाट थ्योरी हैज डाल्टन गिवन? डाल्टन ने क्या बताया था? सबसे पहले उसने बताया था कि सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जिसको अपन डिवाइड नहीं कर सकते। सेम सब्सटेंस के एटम रहेंगे तो वो सेम रहेंगे, शेप साइज हर एक चीज़ में। डिफरेंट सब्सटेंसेस के एटम रहेंगे वो डिफरेंट रहेंगे। और एटम सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जो कि पार्टिसिपेट केमिकल रिएक्शन में करता है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज लिमिटेशंस ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन्स ने जो थ्योरी दी थी उसमें भी कुछ ड्रॉबैक्स थे। ड्रॉबैक्स यानी होता है कमियाँ, उसमें भी कमियाँ थी। उसने ये तो बता दिया कि दो एटम्स अलग अलग रहते हैं, कि प्लास्टिक का अलग, लकड़ी का अलग, लोहे का अलग, सबके एटम्स अलग रहते हैं। लेकिन क्या डिफरेंस रहता है ये उसने नहीं बताया कि क्यों है होता है डिफरेंस, किस चीज़ में अंतर होता है, शेप साइज कहाँ पर डिफरेंस आ रहा है उसमें, ये नहीं बताया। उसने ये बता दिया कि एटम्स ही स्मॉलेस्ट यूनिट होते हैं, केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन कौन सा लॉ फॉलो करते हैं, कैसे कंबाइन होते हैं, ये सब उसने कुछ भी चीज़ नहीं एक्सप्लेन करी थी। ओके, नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ क्लास। आज इतना ही मैंने एक्सप्लेन किया है। अब आप लोग इसको रीड करो, ये आपके एग्ज़ाम में आएगा। अगर आपको कुछ भी चीज़ से प्रॉब्लम है, कुछ भी है, तो आप स्कूल आके डाउट क्लियर कर लो। ओके, और नेक्स्ट टॉपिक मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कल या परसों तक आपको वीडियो फिर से सेंड करूँगी। ओके, बाय गर्ल्स, हैव अ नाइस डे।